नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विद्युत संशोधन विधेयक का किया विरोध। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को लिखी चिट्ठी, कहा बिजली महंगी होने से किसानों को होगा नुकसान। मध्य प्रदेश में मूंग खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन में देरी से किसान परेशान। बारिश से मूंग को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की उठाई मांग। गेहूं चने के भुगतान में देरी ने भी बढ़ाई मुश्किलें। हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों का 8 दिन से जारी है धरना। टमाटर की खेती में उठाना पड़ा है भारी घाटा। नुकसान की भरपाई करने की कर रहे हैं मांग। सोनिया गांधी ने मनरेगा पर दलीय राजनीति से ऊपर उठने की अपील। कहा योजना के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए मदद। लोगों को भूख से बचाने में मददगार रही है मनरेगा। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की ओर से लाए जा रहे बिजली संशोधन बिल 2020 का विरोध किया है। उन्होंने इसे गरीबों और किसानों के लिए नुकसानदायक बताया है। इस बारे में केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री आरके सिंह को लिखे पत्र में सीएम बघेल ने कहा है कि देश की मौजूदा हालत को देखते हुए इसे फिलहाल टाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली संशोधन बिल को लागू करने से पहले सभी राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। सीएम बघेल ने कहा कि अगर किसानों को बिजली सब्सिडी नहीं मिली तो फसलों की सिंचाई का संकट खड़ा हो जाएगा, जिसका असर अनाज उत्पादन पर पड़ेगा, जो आखिरकार खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। मध्य प्रदेश में गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीद होने पर 3 दिन के भीतर भुगतान होने का वादा किया गया था, लेकिन किसानों को अपने पैसे पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इससे किसानों को घर गृहस्थी चलाने को लेकर अगली फसल की तैयारियों तक में मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा मूंग खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन में देरी से भी किसान निराश हैं। किसानों को बीते दिनों बारिश के चलते भी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश से भीगने के बाद मूंग में अंकुरण शुरू हो गया है। इसके लिए किसान अब सरकार के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। हरियाणा में किसानों को इस बार टमाटर की खेती में भारी घाटा उठाना पड़ा है। चरखी दादरी में मानकावास गांव के किसान बीते 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये किसान सरकार से टमाटर की खेती में हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भिवानी जिले के तोशाम में भी टमाटर की खेती करने वाले किसानों ने धरना देकर सरकार से भरपाई करने की मांग की थी। दरअसल लॉकडाउन के कारण इन किसानों को सही बाजार नहीं मिल पाया। दिल्ली और चंडीगढ़ में टमाटर के थोक भाव 2 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इससे किसान टमाटर को मंडी पहुंचाने का भाड़ा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। साथ ही किसान सरकार की भावांतर योजना से भी बेहद निराश हैं। टमाटर और खेती से जुड़ी तमाम जमीनी दिक्कतों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से किसान नेता शमशेर सिंह जी। ये बताइए कि इस वक्त जो दादरी इलाके में टमाटर के किसानों की समस्या है वो क्या है, कितने समय से वो धरने पर हैं और उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? वहाँ पे प्रभावित हैं, किसान उनको सड़कों पे फेंक रहे हैं। वहाँ के नोडल अफसर ने असेसमेंट किया है कि वहाँ किसानों को नुकसान हुआ है। जब वो नुकसान सरकार की फाइल पे है, किसान भी बता रहे हैं, तो उसका कंपनसेशन देने में सरकार को क्या दिक्कत है? पिछले साल के जो भावांतर भुगतान है वो भी रुके हुए हैं और इस साल की भी कोई भावांतर भुगतान नहीं हुई। और नतीजा आक्रोश इस कदर किसानों में है कि वो कृषि मंत्री का, स्थानीय विधायकों का पुतलों को उन्होंने घाघरी और जूतों की माला डाल के बैठे हैं। तो ना कोई अधिकारी सुध ले रहा, ना कोई विपक्ष सुध ले रहा। तो अब आगे की क्या रहा है? अब आप लोग का क्या मानना है? अगर कोई विधायक वहां नहीं आ रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है, तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं करने की? क्या किस तरह का? मैं तो ये सोच रहा हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी तालियां पीटी जा रही हैं, वन मार्केट वन नेशन की बात हो रही है, जहाँ अपने कुरियन साहब ने पूरा जीवन लगा दिया अमूल की एक सप्लाई चेन फार्मर कोऑपरेटिव के बनाने की, उसको लागू करना था अभी फसलों में, फूलों में। वो तो आज उसको लागू करने की बजाय उस चेन को सरकार को तोड़ रही है। और जिन योजनाओं को खुद सरकार गारंटी देती है, आज उनका कंपनसेट के लिए किसानों को धरनों पे बैठना पड़ रहा है। तो ये योजना तभी लागू होगी जब टमाटर सब्जी को आप एमएसपी के उसमें तय करेंगे।
आप गुणवत्ता के आधार पे 2 MSP 3 MSP कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ काश्तकार किसान अब 30-30 हजार रुपए में उन्होंने खेत के अपना रेंट चुकाना है, आज वो बर्बाद है, वो कैसे अपनी अगली फसल बुआई करेगा? इससे उनके फसल की पूरी पूरी लागत सामने नहीं निकल पा रही है। अभी मजबूरी में टमाटर उत्पादकों को तो सामने धरने पे आना पड़ा था, लेकिन वहाँ जो अवार्ड विनर किसान थे उनको कृषि मंत्री ने कुछ निजी स्वार्थ से मैनेज करके उस धरने को खत्म कराने की कोशिश की। लेकिन जो पीड़ित वहाँ 25 गांव के किसान थे, 1200 एकड़ से ज्यादा टमाटर उत्पादकों की फसल खराब हुई है, जो उचित भाव न मिलने के कारण उन्होंने उस पर प्लॉविंग कर दी है। तो उन्होंने सरकार के एक वायदे पे जिसपे उनको न कोई मदद मिली, ना कोई भाव मिला, जे फार्म और पिछले सालों की भी ना उनको भुगतान हुई। और इतना होने के बाद जो वहाँ नोडल अफसर ने, जो एजेंसी ने जो वहाँ नुकसान असेस किया, वो सरकार के रिकॉर्ड पे है। जब मानती है सरकार के यहाँ नुकसान हुआ है, किसान मानता है, तो उनके मुआवजे के लिए किसानों को बार बार धरनों पे क्यों बैठना पड़ता है, ये बड़ा प्रश्न है। आपको ये नहीं लगता कि कोरोना के इस समय वैसे ही किसानों की जितनी भी कमाई है उस पर बट्टा बैठा है, इस वक्त सरकार को उनकी मदद करने के लिए फौरी तौर पर सामने आना चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे उनको सुकून मिले? सबसे बड़ा तो धोखा किसान के साथ हुआ जब 2000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज में मामूली 138 करोड़ किसान के नाम पे, वो भी किसान के नाम पे उसके बैंकिंग सेक्टर को दिए गए, ना किसान को उसका भाव मिला। ये आपके चैनल के माध्यम से बताऊं तो ये सच्चाई है। आज यहाँ पे 17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कम हुई है पिछले साल से, 7 लाख मीट्रिक टन सरसों की हुई है। 20,000 जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो सरसों के जो बेचने के लिए खड़े हैं रजिस्ट्रेशन करा के, ना उनकी सरसों की खरीद बंद कर गई। और उसमें 1400 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, जिसमें इनके 5 सचिव निलंबित हो चुके हैं। इनकी 10-12 FIR थानों में दर्ज है। और जिन विधायकों को किसानों के साथ होना चाहिए, कृषि मंत्री को, वो अवैध आयात के सरसों वाले उनकी बेल और उनके जब्त वाहन छुड़वाने में लगे हुए हैं। ये किसान के साथ बहुत बड़ी विडंबना है। अब किसान इसका बहिष्कार करेंगे। आज जैसे पुतले लगा के बैठे हैं, आगे से इनका क्षेत्र में प्रवेश निषेध कर देंगे। जी, तो शमशेर जी ये बताएं कि अब आगे की क्या रहा है, आप लोग आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? किसानों के पास बहिष्कार के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। और बड़ौदा उपचुनाव में किसान विरोधी सरकार को किसान एकजुट हो चुका है और पंचायत में फैसला ले चुका है। वहाँ किसान उम्मीदवार उतार कर सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। और यदि MSP लागू नहीं किया इन्होंने मानसून सत्र में और विशेष सत्र नहीं बुलाया, तो ये बड़ा आंदोलन हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी नेता, विधायक, जो भी लोग हैं, नीति निर्धारक इसको देख रहे हैं, वो इस पर फौरी तौर पर ऐसे कदम उठाएं ताकि किसानों को उनका हक मिले, वाजिब दाम मिले। बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार धान की खेती घटाने पर जोर दे रही है। इसके लिए राइस शूट पॉलिसी में बड़ा उलटफेर कर दिया गया है। अब भाखड़ा कमांड सिस्टम में 10 क्यूसेक से कम सप्लाई वाले रजवाहों पर कोई राइस शूट नहीं दिया जाएगा। यहाँ राइस शूट का मतलब मॉनसून के दौरान धान की खेती के लिए नहरों से मिलने वाला अतिरिक्त पानी है। इसके अलावा 20 एकड़ से कम जमीन पर भी राइस शूट नहीं मिलेगा। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 15 एकड़ जमीन पर ही धान की खेती की जा सकेगी। इसके अलावा राइस शूट में दिए जाने वाले पानी को भी घटाते हुए 2024 तक 3% कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस फैसले को धान की खेती से जुड़े किसानों की रोजी रोटी छीनने वाला कदम बताया है। शमशेर जी ये बताएं कि हरियाणा सरकार ने 3 जून को नई राइस शूट नीति लागू कर दिया, यानी जो बरसाती मोगा है, इस पर अब किसानों पर किस तरह का असर देखते हैं? क्योंकि इस नीति के तहत जो बरसाती पानी है और जो पानी का आवंटन है वो धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। मैडम सिर्फ ये था कि जब उन्होंने पानी के ब्लैंकेट बैन लेने की कोशिश की, रतिया में आंदोलन हुआ, कुरुक्षेत्र में आंदोलन हुआ, तो वो इनडायरेक्टली लोगों के बिजली कनेक्शन काट के उनको बरसाती पानी जो पहाड़ों से बह के मिलता था उस पर भी रोक लगा के डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है, जिससे नुकसान ये होगा कि जो बरसाती पानी था जो सिंचाई में यूज होता था, अब वो बह के वेस्ट जाएगा। तो उससे कम 4 जिले उससे डिस्ट्रिक्ट होंगे।
लगातार एंटी फार्मर्स डिसीजन, लेकिन ये काम तो उन्होंने इसीलिए किया है कि पानी का संरक्षण हो सके, कि धान की जो 8 ब्लॉक्स में वो वहां के मेथड ये होते हैं कि पूरे पानी पे इरिगेशन पे उन्होंने स्टेट में आज तक कुल 14 करोड़ रुपए वेस्ट वो किए हैं। 14 करोड़ रुपए में तो गली बन जाती है, एक छोटी सी रोड में लग जाते हैं 14 करोड़। और 22 जिलों में ना तो उन्होंने डीप जो सिंचाई होती है इजराइल उसको प्रमोट किया, और सिंचित क्षेत्र को 24 से लेके 18 पे ले आए। झूठे वायदे करते रहे कि रेणुका डैम से पानी दिलाएंगे, कुसाऊ डैम से पानी दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का SYL में हरियाणा के फेवर में डिसीजन था, ना वहां कुछ दिला पाए वो। और इसी तरह पे पंजाब का प्रतिशत बढ़ा है, तो जितना काउंटर पार्ट में इंडस्ट्रियल में पानी का यूज होता है, डिस्टिलरीज में, पानीपत की 2-3 इंडस्ट्रीज में इतना वेस्ट होता है पानी जितना पूरे शहर में यूटिलाइज होता है। तो क्या पानी की संरक्षण की जिम्मेदारी केवल किसान की है क्या? और किसान उसी जगह धान की खेती कर रहा है जो फ्लड एरिया है। जी, कल जो विजुअल्स हमने देखे कुरुक्षेत्र से, उसमें भी यही सब दिख रहा है कि जबरदस्त फ्लडिंग हुई है, और उन्हीं एरियाज में बोला गया कि कपास की खेती करिए। जी, दादरी नलवी नहर थी जिस 99% काम पूरा हो चुका था। जो बरसाती नहर थी जो 5 जिलों को प्रभावित करती थी, सिंचाई देती थी, उनको उन्होंने डिनोटिफाई कर दिया। किसान पे ये हर दिन प्रतिदिन तुगलक की फरमान आ रहे हैं। अभी जैसे रॉयल्स उसका आ गया, ये मेरे पानी मेरी विरासत योजनाओं के बड़े अच्छे नाम रखते हैं। ये अपनी विरासत संभालने पे लगे हैं, और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के अंदर किसानों को जो पारंगत जिसमें स्किलफुल हैं, और जो हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए एक अर्थव्यवस्था का जो बॉटम में काम, पिरामिड में काम करेगी, उस स्ट्रक्चर को स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री बर्बाद कर रहे हैं। राइस में हम विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं, और आज चाइना के बाद अगर हम दूसरे नंबर पे आएंगे तो ऐसी गलत कृषि नीतियों के कारण दूसरे नंबर पे जाएंगे। बड़ी मुश्किल से भारत कई फसलों में नंबर 1 पे पहुंचा है। तो ये चावल तो बासमती चावल की वैरायटी है, और इसका तो एक्सपोर्ट होता है, तो इस पर तो एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा, किसानों पर असर पड़ेगा, उत्पादकता पर असर पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो ये चावल की किस्में हैं ये रातों रात नहीं आई। इस पे साइंटिस्टों ने काम किया है, और बड़े लंबे समय के साथ जब ये हरित क्रांति आई, लेकिन किसानों को इसके लिए न समय दिया गया, न व्यवस्था दी गई। जी शमशेर, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पादरू इलाके में टिड्डियों ने एक बार फिर धावा बोला है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर लोहे, डिब्बे और बर्तन बजाकर टिड्डी भगाने की लाख कोशिशें की। किसानों की शिकायत है कि सरकार ने यहां पर टिड्डियों को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जबकि यहां अनार, खजूर, अंजीर और अन्य बागवानी फसलों को भारी नुकसान होने का खतरा है। आपको बता दें कि भारत इस साल 3 दशक के सबसे बड़े टिड्डी हमले का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने जुलाई तक मॉनसून के आसपास कई बड़े हमले की चेतावनी दी है। 7 जून यानी रविवार को दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे यानी खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस बार इसका थीम था एवरीवन्स बिजनेस इज फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, यानी हर एक का ये मकसद होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य सेफ्टी, और जो आप खाना खाएं वो हर एक जना उस पर ध्यान दे। खाद्य सुरक्षा दिवस का मकसद संतुलित और सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखना और जागरूकता फैलाना है। कोरोना महामारी के इस दौर में ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि पौष्टिक और सुरक्षित खाना कितना ज़्यादा अहम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कीटनाशकों, रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल और हाइब्रिड बीजों की बढ़ती दखल के बीच क्या ये मुमकिन है? कम उत्पादन और बाजार न मिलने की वजह से किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। इसको लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे तो खूब किए हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर नजर नहीं आ रहा है। ना तो किसानों को देसी बीज मिल पा रहे हैं, ना ही ऑर्गेनिक फसलों के लिए बेहतर बाजार ही मिल रहा है। यूरोप के देशों में जहां किसानों को कीटनाशक के इस्तेमाल घटाने के लिए भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वहीं हमारे देश में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के हाथ खाली हैं।
कोरोना महामारी संकट के बीच यूरोपीय यूनियन कृषि और पर्यावरण संरक्षण की एक योजना लेकर आई है। इसके तहत अगले दशक यानी 2030 तक खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल 50% घटाने और जैविक खेती 8% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन भारत में टिड्डियों के बढ़ते हमले और इसे रोकने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल जैविक खेती की कोशिशों को बेपटरी करता दिखाई दे रहा है। किसान ने देसी बीज लगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि किसान की भी अपनी मजबूरियां थी। देसी बीज लगाने से उत्पादन हाइब्रिड की अपेक्षा 15-20% कम हो जाता है। इसलिए किसान के लिए ऐसा कोई मार्केट नहीं रहा अलग से कि वो देसी बीज लगाए। देसी बीज की जो फसल है वो ज़्यादा कीमत में बिक जाए, या शहरी वर्ग ने भी इसकी खरीदारी में भी कोई जागरूकता नहीं दिखाया। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, खास तौर से कोरोना के समय जब दुनिया भर में इस आपदा को लोग झेल रहे हैं, उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है और इम्यूनिटी का सीधा वास्ता है आपकी प्लेट में आप जो खाते हैं। ऐसे में खेती किसानी में किसान जो उपजा रहे हैं, जिस तरह की फसलें हमारे देश के किसान उगा रहे हैं और जो फसलें फार्म टू फोक मॉडल की जो हम बात करते हैं, खेत से लेकर हमारी प्लेट तक, उस पर ध्यान देने की जरूरत बढ़ गई है। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ आई फॉरेस्ट के डायरेक्टर चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं कि इस वक्त लोगों के लिए क्या जरूरी है, मतलब इंजेक्शन और कैप्सूल पर ज्यादा जोर हो, या फिर हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो खाने की प्लेट जो है वो कितनी पौष्टिक है, कितनी पोषण युक्त है? आपको क्या लगता है इस समय कोरोना की इस आपदा के बीच ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है? देखिए, ईट राइट जो मूवमेंट है, अगर आप देखिएगा सही खाना खाने का, ये पिछले काफी सालों से इस पे चर्चा हो रही है कि जो हमारा जो फूड बास्केट है वो कोई 10 या 12 मेन क्रॉप या मीट और अंडे में सिमट गया है। अगर आप देखिएगा तो हम चावल खाते हैं, हम आटा खाते हैं, और आलू और टमाटर और प्याज, तो 12 से 15 फूड कमोडिटी है जिस पे कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो हम खाते हैं उस पर डिपेंडेंट हो गया है। तो इस छोटे फूड कमोडिटी के कारण हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो हमें नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए हमें फिर कैप्सूल खाने की जरूरत पड़ती है। और नई इंडस्ट्री शुरू हो गई है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जो हमें बताती है कि हमें विटामिन डी कम है या विटामिन B16 कम है, आप उसके कैप्सूल खाइए। तो ये बड़ा क्लियर लिंकेज है कि क्योंकि हमने अपने खाने के प्लेट को सीमित कर दिया है बहुत कम चीज़ों को लेके, तो हमें कैप्सूल खाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कोरोना के समय अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है दो चीज़। एक तो फूड और इन्वायरमेंट में लिंकेज क्या है और फूड और हेल्थ में लिंकेज क्या है। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए एक हेल्दी डाइट की भी जरूरत है, और एक हेल्दी आपके अपने पर्सनल हेल्थ के लिए भी सही डाइट की जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है ये जो लिंकेज जो है हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट और फूड का, ये लिंकेज बहुत स्ट्रांगली कोरोना के समय सामने निकल के आया। ये बताइए कि जो देश के जानकार हैं, खासतौर से फूड एक्सपर्ट्स हैं और जो खेती से जुड़े लोग हैं, सभी का ये मानना है कि हमें एग्रो इकोलॉजी पर अब ध्यान देना पड़ेगा। खाली ये कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजी नहीं रह जाएं, इनको एक्चुअली धरातल पर उतारा जाए, और यही सही टाइम है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, टोटल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें जो मौजूदा सरकारी नीतियां हैं उनमें झलक रही है? देखिए, मैं बड़ा ही खुश हुआ था अभी हाल में नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है राजीव जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि अगर इंडिया एग्रो इकोलॉजिकल मॉडल अडॉप्ट करता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं कम करेंगे, लेकिन रासायनिक जो उत्पादन हम कर रहे हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, उसको भी कम करेंगे और फार्मर का इनकम भी बढ़ाएंगे। तो मेरे अंदाज से जो उन्होंने अपनी आर्टिकल लिखी और इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया था, वो सही अप्रोच है। अब ये देखना है कि अगर नीति आयोग जो कि सरकार की थिंक टैंक है और उनका जो हेड है, वो जो लीडर है, वो इसके बारे में सोच रहे हैं, तो सरकारी नीति कितनी बदलेगी। अभी के समय हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ पॉलिसी है, लेकिन उसके पीछे बहुत कम पैसा है। पैसा जो है वो सारा जाता है यूरिया फर्टिलाइजर पे।
जबकि कोई कुछ सैकड़ों करोड़ रुपया जाता है जीरो बजट फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये तो माना जाता है कि जहां पैसा है वही पॉलिसी है, सिर्फ पॉलिसी बना के अगर पैसा आप ना डालें तो वो प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं होता। जी, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इसको इंसेंटिवाइज भी किया है। ऐसे किसानों को उन्होंने ये प्रण लिया है कि हम 50% पेस्टिसाइड्स को कम करेंगे, 20% फर्टिलाइजर्स को कम करेंगे और लाइव स्टॉक के लिए जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है उसको कम करेंगे। आपको लगता है कि कुछ इसी तरह की नीति भारत में भी लाने की जरूरत है और खाली नीति नहीं, जो कंप्लीट सप्लाई चेन है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको वॉर फुटिंग पर इस पर काम करने की जरूरत है, खासतौर से कोरोना के इस नॉक के बाद? एकदम आप सही बोल रही हैं। देखिए, पिछले कुछ साल में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत चीज सुन रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे अंदाज से शायद गणतंत्र दिवस के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में उन्होंने बोला था कि हमें पेस्टिसाइड कम करने की जरूरत है और नॉन केमिकल फार्मिंग को की तरफ जाने की जरूरत है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत कॉन्क्रीट पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं अभी के समय में। और कोरोना ये बताता है कि देखिए, अब इस चीज को डिले करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से और कर्नाटक से। और कुछ क्रॉप के लिए बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, उनमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। पानी की कम है, हमारे जो सॉइल है उसका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, केमिकल कम कर रहे हैं, फार्मर की इनकम भी बढ़ रही है। तो अब जो हमारे जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उनको अब प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। और कोरोना अब ये बताता है कि देखिए, जब तक आप पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है कि 50% हमारी जमीन जो है वो एग्रीकल्चर में जाती है। खाना का उत्पादन देश का 50% जमीन लेता है। तो अगर हम देश के पर्यावरण को सुधारना चाहते हैं और अपने हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर हैज टू बी द मेजर सेक्टर। हमें एग्रीकल्चर पे तो काम करने की जरूरत है, ग्रीन एग्रीकल्चर, हेल्दी एग्रीकल्चर पे काम करने की जरूरत है। एक और बात बताएं कि हाल ही में जो अध्यादेश के बाद जो 3 बड़े बदलाव लाए गए हैं खेती में सरकार द्वारा, उसमें ठेके पर खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं किसानों के तरफ से। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इससे तो जो फसल की जो विविधीकरण है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर असर पड़ेगा, देसी बीजों पर असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं हाइब्रिड बीज और जीएमओ बीजों के लिए एक रास्ता खोला जाएगा। क्या आप समझते हैं इससे जो पूरा ये मोमेंटम है न्यूट्रिशन का, पोषण युक्त खाने का, उसको कुछ धक्का पहुंचेगा? देखिए, हमारे पॉलिसी में थोड़ा फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। आई मीन टू से कि आप एक तरफ एग्रो इकोलॉजिकल और नॉन केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऑपोजिशन में नहीं हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा भी फार्मिंग हो सकता है और फार्मर की इनकम भी बढ़ सकती है और वो ग्रीन फार्मिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अभी के समय ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जनरली ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोनोकल्चर होगा। आप किसी कंपनी को देंगे और कंपनी ये कहेगी कि आप इस बीज को लेके ये फसल ही सिर्फ आप पैदावार करेंगे। तो एक जेन्युइन कंसर्न है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोनोकल्चर और जीएम क्रॉप और हाई प्रोडक्ट यील्ड क्रॉप को ही प्रमोट करेगा और एग्रो बायोडाइवर्सिटी और एग्रो इकोलॉजी एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करेगा। तो जो लिंकेज जो है, जो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ ये भी कहना कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, ये लाना जरूरी है। नहीं तो फिर अभी के समय जो तब जाकर कहीं विश्वास आएगा जी, वो काम नहीं करेगा। एक और बात बताएं, इस वक्त देश में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण हम देख रहे हैं, टिड्डियों का जो सबसे बड़ा हमला हो रहा है, उसकी अगर बात करें तो इस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है जो कि रेड लेबल्ड हैं। हड़बड़ाहट है, देर से जागी सरकार, लापरवाही हुई, प्राथमिकता नहीं दे पाए कोरोना के समय में। आपको अब क्या लगता है कि जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, फसलों पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा और इसको देर से जागी सरकार, इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, किसी भी इकोलॉजिकल
डिस्टर्बेंस में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। टिड्डियों का जो अटैक है अभी के समय वो बहुत एक्यूट, बहुत ज़्यादा इमीडिएट और एक्यूट है। अगर हम इसको अभी कंट्रोल ना करें तो ये बहुत भयावह भी हो सकता है। जैसे कि फूड FAO जो कि यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कहना है कि अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो कुछ महीनों में हमें टिड्डियों को प्लेग घोषित करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोविड को पैंडेमिक घोषित किया है, हमें टिड्डियों को प्लेग की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको कंट्रोल करें। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा क्योंकि हमारे पास और कोई तकनीक है नहीं अभी के समय इन टिड्डियों को रोकने के लिए, और उसका एग्रो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन अभी के समय अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो ये जरूरी है कि हम इसे अभी के समय ही दबा दें, क्योंकि अगर ये बहुत बढ़ गया तब ये बहुत भयावह हो जाएगा और उसको कंट्रोल करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इस बात को मानता हूं कि पेस्टिसाइड के यूज के कारण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, लेकिन अभी रिस्क असेसमेंट ये डिमांड करता है कि आप जल्दी से जल्दी टिड्डियों को कंट्रोल करें, नहीं तो एक तरह से एक भयावह प्लेग हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा और हमारे फूड सिक्योरिटी पे इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, इस बातचीत के लिए। तो चंद्रभूषण बताते हुए कि 2-4 चीजों को बहुत सख्ती से पालन करने की जरूरत है। इस कोरोना संकट ने हमें यह सिखला दिया है कि इम्यूनिटी पर काम करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी पर काम करना है तो अपने खाने की प्लेट को पोषण युक्त न्यूट्रिशन से भरपूर रखना होगा, और ऐसे में वो तमाम चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आपकी थाली में जो खाना है उसमें कुछ भी जहरीला ना हो, और उसके लिए किसान को सलाम करना होगा और उन्हीं से उनको ये भरोसा देना होगा कि अगर वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो लोग जो उपभोक्ता हैं वो उनके साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख में मनरेगा को गरीबों की मदद के लिए लागू करने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि मनरेगा मौलिक और तार्किक बदलाव का सटीक उदाहरण है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना को बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके जरिए जरूरतमंद लोगों तक पैसा पहुंचाया जाना चाहिए। और इसी के साथ खेती किसानी की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खेती किसानी की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।